कौन सा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज EAC 2t क्या एंटी क्लॉकवाइज है -2t, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में लेते हैं लेफ्ट या राइट हैंड, राइट हो गया। लेफ्ट लिया तो आसानी होगी, क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा राइट से देखते हैं ना, तो तभी तो लेफ्ट देखना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको भी इधर से देखेंगे तो उल्टा ऐसे कैसे देखेंगे। सब कुछ हम लोगों ने इधर से देखा है, इसको इस सेक्शन के लेफ्ट मतलब यहाँ से देख रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले को देख रहे हैं ना सारा, राइट से देख रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड वाले चीजों को देख रहे हैं ना। तो लेफ्ट साइड वाली चीजों को कब देखोगे? जब लेफ्ट साइड देखोगे सेक्शन को, ठीक है। तो ये दिख रहा है -2t और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी -5t -7, ठीक है। इसके इस सेक्शन के तो 0 आ रहा है, एक -2t -5t +7t हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज 0, ठीक है। तो आपको आपने निकाल लिया अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग पोर्शन में थीटा AC थीटा CT थीटा DB निकाल सकते हो। J की वैल्यू निकालेंगे होगी, J रखना है, L की वैल्यू L रखना है, जो भी है तो देखेंगे कि किस पोर्शन का लेना है। क्या हो गया? नवीन थोड़ा सा नहीं हो आ रहा समझ बलराम मीना समझ में आ रहा है कि कैसे चलेगा? अंशुल शर्मा, अंशुल सर ये आवाज पहुंच रही है मेरी? वीडियो में जाके एनालाइज करता हूँ, आवाज पहुंच रही है? थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी कट रही है सर, थोड़ी कट रही है। स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या होता है ये फास्टेनर्स? दिख रहा है। क्या होते हैं फास्टेनर्स? क्या होते हैं बताओ? कौन सा फास्टेनर? स्क्रू थ्रेड फास्टेनर्स क्या होते हैं? मैनिकल फास्टेनर्स बोला, फास्टेनर्स में बहुत सारे हो जाएंगे, रिवेटेड ज्वाइंट हो जाएगा, बेल्टेड ज्वाइंट हो जाएगा, नट ये बोल्टेड ज्वाइंट है, ठीक है ना। रिवेटेड ज्वाइंट में फास्टेनर्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन इनका, क्या करना है? तो कितना आया है थीटा AC -2t थीटा CT -7। उमेश रहेगा, उमेश? यस सर। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, क्या होता है थ्रेड? क्या होता है थ्रेड का फंक्शन क्या होता है? सर थ्रेड का फंक्शन तो क्या सर, उसमें सर पिच होता है, नहीं सर ऐसे होता है सर थ्रेड में। अच्छा, और क्या करते हैं? इसका एप्लीकेशन कहाँ है? स्क्रू सर अपन फास्टेनर। स्क्रू नट में लगाते हैं सर।
ये डबल थ्रेडेड टाइप और सिंगल थ्रेडेड टाइप का मीनिंग क्या है? डबल थ्रेड में होता है, मतलब एक पिच में दो 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 बार राउंड करता है सर। कौन राउंड करता है? मतलब एक वो लेंथ होती है, पिच लेंथ, उसमें दो बार एक एक से सर्कल में दो बार घूम जाता है सर, वो बोल्ट बोल्ट नहीं, नट घूम जाता है। घूमता है सर। और सिंगल वाले में एक बार ही घूमता है सर, एक राउंड में सिर्फ एक एक वो होती है, उसी को कर घूमता है। एक राउंड घूमता है तो पिच जो डिस्टेंस आती है लीड की इक्वल हो जाती है। लीड है ना, लीड लिखा हुआ है। जब भी नट क्या लीड होगा कि एक राउंड रोटेट करेगा, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो गया आपका पिच। पिच कह रहे हैं, लीड हो गया। जो नट हाँ सर। हमारा एक राउंड जितना रोटेट करने के बाद एक्सियल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो लीड हो गया। लीड पिच के इक्वल है, लीड और मतलब पिच दो। सेम होता है इसमें। हाँ, लीड और पिच से ये और थ्रेडेड। 2D में टू हाँ, पिच के बराबर एक लीड होता है सर, डबल थ्रेड में। और कोई नाम है इसका? कोई और नाम भी है इसका? किसका? इसी का डबल स्टार्ट, सिंगल स्टार्ट भी बोलते हैं इसको। हाँ सर, डबल स्टार। एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन बताइए। सर वही है सर, इस नट स्क्रू में करते हैं वो जगह, और जिससे कि वो टांगते हैं ना सर, उसमें भी तो करते हैं बहुत बार। हाँ, सर अपन वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, जेक है अच्छा। उसमें यूज करते हैं सर इसका। और सर व्हीकल में बहुत जगह यूज होता है इसका। विट्ठल, विट्ठल, हाँ सर। क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, बताओ मुझे। इसके एडवांटेजेस इसके सर डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्क्रू जॉइंट के? स्कूल जॉइन तो सर मैं आया था सर क्लास के अंदर, सर मेरे को पता नहीं सर। मैं स्लाइड शो किया हुआ है ना मैंने, स्लाइड तो आपको दिख रहा होगा, हाँ तो आप सर। देखकर बताइए क्या एडवांटेज और स्कूल डिसएडवांटेज। स्कूल जॉइंट आर हाईली valuable in operation. Screw joint are convenient to assembly and disassembly. A which range of screw joint may be सर ये स्क्रू जॉइंट सर वो हाई रिलायबली ऑपरेशन के लिए काम आता है। हाई रिलायबल ऑपरेशन क्या होता है, ये थोड़ा समझाइए। आप कोई कहता है हाई रिलायबल ऑपरेशन, इसका मीनिंग क्या है? सर हाई ऑपरेशन सर वो होते हैं सर जो जो बड़े बड़ी फैक्ट्री के अंदर जो भी हमारे प्रोडक्ट बनते हैं सर, उसको उसको ज्वाइन करने के लिए ये स्क्रू और जॉइंट का काम आता है सर। रिलायबिलिटी जानते हो क्या होता है रिलायबिलिटी? तो रिलायबिलिटी का सर मालूम पता नहीं सर इसका रिलायबिलिटी मतलब। गूगल में सर्च करो, मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी इन हिंदी। ठीक है पेन ड्राइव है सर। सर स्क्रू जॉइंट एंड कन्वर्जन असेंबली एंड डिसअसेंबली। सर हाँ, बताओ असेंबली बताओ। को जोड़ने के लिए हम स्क्रू जॉइंट का यूज करते हैं। असेंबली का असेंबली और मीनिंग क्या है? असेंबली का मीनिंग क्या है मुझे बताओ, असेंबली क्या होता है? सर असेंबली मतलब सर हम सर किसी को एक या दो पाइप को ज्वाइन करते हैं सर, असेंबली करते हैं ना, वो उसको असेंबली कहते हैं। कट करना किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब वो करना, उसको असेंबली बोलते हैं। अंशुल शर्मा, अंशुल। यस सर। हाँ, ये बताइए आप, स्क्रू जॉइंट का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा क्यों है? इसकी क्या एडवांटेजेस है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? सर अभी जैसे बताया सर कि असेंबली के लिए यूज होता है सर, और अरे बहुत सर ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन, कंडीशंस के अंदर अपने अलग अलग मशीन स्क्रूज लगा। डिजाइन से एसएससी वाले एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा आता है। डबल स्टार्ट और सिंगल स्टार्ट में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। डबल स्टार्ट एंड सिंगल स्टार्ट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम में, ये नीचे लिखा हुआ सिंगल स्टार्ट, इसको अच्छा लिखा हाँ हुआ सर, याद है। है। हाँ सर, हाँ सर। सर वो
तो उसके अंदर ऐसा होता है सर, अपन एक काउंट करते हैं तो वो लीड और पिच होता है ना सर, लीड और पिच। तुम्हारी आवाज कट रही है। इसमें स्पेस भी नहीं होता है। दीपक पांडे, दीपक कुमार पांडे, दीपक। वैसे ही इसमें भी है। तो थर्ड पोर्शन, थर्ड केस इज दीपक फोर्थ एंड स्पेस। अभी बताओ थीटा इसमें है या नहीं है? टोटल अरे दीपक, केवल ज्वाइन मोबाइल से ही हो गया तुम्हारा? गोविंद गुर्जर, गोविंद, गोविंद। बेटा मैं नंबर तुम्हारा काटता रहूंगा ऐसे ही, अगर आप आवाज नहीं दोगे उधर से तो मैं माइनस करता जाऊंगा, और फाइनली लैब में भी कम कर दूंगा, इसमें भी कम कर दूंगा। जो मैं पूछता हूँ उसे गलत या सही जो भी आ रहा है उसे बताना है आपको। दीपक, तो कौन बोल रहा है? अंशुल, अंशुल सर, वो बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है सर हाँ मेरा। हाँ ठीक है, तुम चुप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं उसको कॉल कर रहा हूँ दीपक कुमार पांडे को। भग गया, उसका भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। गोविंद गुर्जर, गोविंद। गोविंद गुर्जर। हर्षित राठौर, हर्षित, हर्षित। सर हाँ बेटा ये बता, ये डबल स्टार्ट और सिंगल स्टार्ट में क्या डिफरेंस है? जैसा भी समझ में आ रहा है वैसा बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? विनोद कुलारिया, विनोद। उमेश, आवाज पहुंच यस रही सर। है? हाँ विनोद कुलारिया, हाँ। हाँ बेटा ये बता, डबल स्टार्ट और सिंगल स्टार्ट में क्या यस डिफरेंस? सर, इसमें सर सिंगल एलिगल स्क्रू में सर सिंगल टाइम ही रोटेट होता है, और इसमें सर 2 टाइम्स रोटेट होता है सर पिच। तो सर ये 2p देता है डबल थ्रेडेड, और ये सिंगल थ्रेडेड सिंगल पी देता है, सिंगल पीस देता है। ये इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास जो भी बोल्ट है उसके ऊपर थ्रेड है, अगर नट एक राउंड रोटेट करता है जितनी डिस्टेंस जो बोल्ट की एक्सिस है, ये जो एक्सिस दिख रही है आपको, ये बोल्ट की जो एक्सिस है, इसके लॉन्ग नट एक राउंड रोटेट करने पे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो लीड होगा। अगर लीड अगर पिच के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, अब सिंगल स्टार्ट हो जाएगा। और पिच की डिफिनेशन क्या होती है? एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है पिच होती है, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, डबल स्टार्ट में क्या है, हमारा नट एक राउंड रोटेट करेगा, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे लीड कहेंगे। डबल स्टार्ट में जो लीड यस होता सर। है 2 टाइम्स पिच के इक्वल होता है। कुछ नहीं है, डेफिनेशन है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो और बताओ, आप ही बताओ तुम कुछ। यस सर। ये जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में कुछ बताइए। मेजर डाया और माइनर डाया जो दिया हुआ है, इसको, इसका मीनिंग क्या है, सर मेजर और माइनर? मेजर डाया में सर मैक्सिमम, हाँ सर बताओ बताओ। मेजर डाया के अंदर सर मैक्सिमम हाइट लेते हैं इसकी। हाइट नहीं, डायमीटर लेते हैं बेटा, सर्कुलर है ना ये, ऐसे हाँ तो सर, डायग्राम। डायमीटर सॉरी। और ये और सर माइनर में सर नॉमिनल डायमीटर। माइनर में नॉमिनल कहाँ है? देखो ये नॉमिनल जो डाया है मेजर डाया के इक्वल है, और माइनर यस जो सर। डाया है वो कोर डाया के इक्वल है। वो अंदर की डाया है सर उसकी। हाँ, उसका नाम याद रखना आपको, कोर डाया है ये कोर डाया यस है, सर। डीसी डीसी है ये। और पिच डाया क्या होता है? सर
सर पिच तो सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना सर। कहने का मतलब ये है कि जो डाया, देखो सीधी सी बात है, मेजर एवरेज है सर दोनों का। हाँ एवरेज है। ये देखो क्रीस्ट और रूट, ठीक है। पिच क्या होता है, पिच की भी डिफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ थ्रेड यस कितना होता सर। है, डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या होता है जरा बताओ तो। डेप्थ ऑफ थ्रेड कैसे डिफाइन सर करोगे? वैसे तो आपको पता चल रहा है, बट डिफाइन कैसे करोगे? सर ये क्रेस्ट और सर डेप्थ क्रेस्ट और रूट इन के दोनों की सर परपेंडिकुलर रूट की डिस्टेंस सर है। यस सर। फ्लैंक क्या है, फ्लैंक के बारे में बताओ। सर फ्लैंक तो सर रूट और क्रेस्ट दोनों के सर बीच की डिस्टेंस है ना। ना फ्लैंक सरफेस होता है, सरफेस, ठीक है ना। ये देखो क्या यस सर। सर्कुलर थ्रेड है, तो सर्कुलर थ्रेड में ये जो पोर्शन पूरा इस सरफेस है, ठीक है ना। अंदर की तरफ पूरा जाएगा सर्कुलरली, ठीक है। ये सरफेस है फ्लैंक। यस सर। थ्रेड एंगल क्या है? सर ये इन सर इनके बीच का एंगल सर। कहने का मतलब ये दो फ्लैंक के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसके बीच का एंगल है, ठीक है ना। यस दो सर। फ्लैंक एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही हैं वो एंगल बना रही हैं, ठीक है ना, थ्रेड एंगल है। अब देखो यहाँ पे हेलिक्स एंगल भी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल ही आते हैं। अब देखो यहाँ पे सारी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई है, तो इस तरह से डेफिनेशन लिखनी है, जो इसमें लिखा हुआ है उसी तरह से लिखनी है आपको। ये देखो, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, कोई और भी ज्वाइन हुआ है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड है ये, ठीक है ना, और ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड है। दोनों में क्या डिफरेंस है? विनोद, विनोद तुम रहने दो, किसी और से पूछता हूँ, जरा बताएगा वो भी। यस सर। हाँ रहने दो, भी रुक जाओ तुम। राघव भारद्वाज, राघव, 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 आवाज पहुंच रही तुम्हें? हाँ सर। हेलो। हाँ बोलो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाली जो थ्रेड है और ब्रिटिश एसोसिएशन वाली जो थ्रेड है। सर मैं तो लेट आया सर, मेरे को ध्यान नहीं था मेरे को। नहीं देख कर बताओ, अभी इसकी क्लास नहीं हुई, क्लास पहले हो चुकी है इसकी। सर मेरे नेटवर्क दिक्कत हो रही थी तो मैं तो लेट आया सर। कब लेट आए हो? अभी लेट आए हो? अभी लेट आए हो आप? इसकी क्लास तो 2-3 दिन पहले हो चुकी है, पहले लास्ट वीक ही हो चुकी है। अंशुल शर्मा, अंशुल छोड़ो, दीपक, हाँ दीपक, दीपक, दीपक कुमार पांडे, कपिल, कपिल पथारिया, आवाज पहुंच रही है? कपिल, कपिल, उमेश, उमेश, यस सर। हाँ बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, देखकर बताओ क्या डिफरेंस है। सर एंगल का डिफरेंस है सर फ्लैंक के बीच में। दो फ्लैंक के बीच के एंगल का डिफरेंस है, इसमें 55 डिग्री है, इसमें कितना है? इसमें ब्रिटिश वाले में 55 थोड़ी डिग्री सी, है, इसमें 47.5। तो किसमें पिच ज्यादा होगी, इसमें पिच ज्यादा होगी कि इसमें पिच ज्यादा होगी? 55 वाले में ज्यादा होगी सर। हैं? हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। 55 वाले में सर। 55 वाले में पिच ज्यादा होगी, गुड। और बताओ क्या डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस? एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है बताओ, एप्लीकेशन। ऑटोमोबाइल में सर इसका तो, किसका? इसका ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड्स का सर, और इसका ये लिखा दूसरे का। इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड और अदर प्रिसीजन वर्क।
इसका मीनिंग क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर प्रिसीजन वर्क का मीनिंग क्या है? कहना क्या चाह रहा है? जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे तो किसी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस जैसे बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या दूसरे, तो उसमें यूज अच्छा किया जाता है सर इसको। अच्छा, इसमें बताओ अमेरिकन स्टैंडर्ड सर में इसमें और H/6 का भी कुछ अलग होता है। हाँ, इसमें बताओ दोनों में तीसरे हेलो चौथे में क्या डिफरेंस है? सर, इसमें सर ये H/8 है, ये ऊपर वाला जो थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं अपन, नोक ऊपर है, ऊपर वाले, हाँ हाँ, तो उस पे इसमें फर्क होता है सर। वो H/8 का होता है, इसमें जो थिकनेस होती है वो H/8 की होती है, और इसमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड थ्रेड में इसमें H/8 ही होता है, लेकिन नीचे वाला होता है वो H/4 का H/6, होता है ठीक सर। है ठीक है ठीक है, H/6 कहाँ एप्लीकेशन कहाँ है इसका? हम्म, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड का और यूनिफाइड स्टैंडर्ड का? तो बोल्ट नट्स स्क्रू में सर। ये टैप्ड और होल क्या होता है? समझ में आया तुम्हें? टैप्ड होल क्या होता है? सर जो टेपर्ड होल होते हैं वो होता नहीं होगा। टेपर्ड नहीं है, टैप्ड होल है। टेपर्ड तो तिरछा हो गया, टैप्ड होल है। क्या पता, नहीं नहीं समझ में आया? ये पता सर। ये जो कोई प्लेट है, प्लेट के अंदर होल कर दिए, उसमें थ्रेड बना दिए, ठीक है हाँ। ना? हाँ, हम्म। ये बताओ स्क्वायर थ्रेड, एकम थ्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। तो स्क्वायर थ्रेड में सर ये पूरा पूरा एक स्क्वायर की तरह होते हैं सर, जो ये होते हैं ना ती- पिच। दांत जो तीत होती है, तीत। हाँ, तीत होती है, वो स्क्वायर होती है, और इसमें सर ये एक एंड में ट्रेपड़ बांध देते हैं, जिससे कि सर वो जो फ्रिक्शन होता है ना, वो नहीं होता इसमें, किनारों पे वो नहीं होता। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देख लो। पावर ट्रांसमिट करने के लिए सर। तो किसमें क्या लिखा हुआ? पढ़ो तो पहले, येलो वाला लिखा हुआ है ना, इसे पढ़ो। यूजुअली बताओगे फाउंड तभी टू दूसरा कोई फीट समझ पाएगा, ठीक है मैकेनिज्म ना? ऑफ मशीन टू वेव्स स्पेंडल स्क्रू जैक। हाँ सर, वाल्व्स और स्प्लेंडर और स्क्रू जैक में सर पावर ट्रांसमिशन करने के लिए सर। हाँ ठीक है। और ये मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स, इसमें भी यूज होता है। फीड मैकेनिज्म मशीन टूल में भी एप्लीकेशन है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। इधर वाला एकम थ्रेड, तो स्क्रू कटिंग लेथ बेंच वाइज और क्लॉक वाइज में से इसका यूज किया जाता है, स्क्रू कटिंग थ्रेड लेथ में। ठीक है। विनोद, विनोद, सर ये स्पिंडल हाँ स्पिंडल्स, स्पिंडल स्क्रू जैक, वही कह रहा है। उससे पावर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, स्क्रू जैक के बारे में भी पढ़ेंगे हम, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इसी चैप्टर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो नकल थ्रेड है, बटरेस थ्रेड है। विनोद कुलारिया आप बताइए, विनोद। विनोद, अंशुल, अंशुल शर्मा, अंशुल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। यस सर, यस सर। हाँ बताओ क्या है नकल थ्रेड में और बटरेस थ्रेड में? सर इसके अंदर तो सर ये लिखा हुआ है सर, यूज रफ एंड रेडी वर्क के लिए यूज होता है सर, रफ वर्क के लिए सर। हाँ और सर ये रेलवे एडिजन कपलिंग, जहाँ पर हार्ड और जहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है सर, वहाँ पर ये नकल थ्रेड्स को यूज करते हैं सर अपन। आता है बटरेस थ्रेड, तो बटर थ्रेड के अंदर सर लो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और सर ये स्पिंडल्स ऑफ बेंच वाइज के अंदर अगर ये टर्म्स नहीं याद है तो इसको याद करने पड़ेगा। स्पिंडल्स ऑफ बेंच वाइज, ठीक है ना, ये सब याद करने पड़ेंगे। भी थ्रेड टाइप के ये एक सिंगल डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में क्यों जाता है, सिंगल डायरेक्शन में इसमें मोशन दिया जाता है।
चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना, आगे क्या देखना है। Good morning all of you. Today we have discussed about bolted joint under eccentric loading. तो यहाँ पर ये 3 टाइप की लोडिंग है। There are many application of the bolted joints. बहुत सारी जगह इसका एप्लीकेशन है bolted joint का, which are subjected to eccentric loading. आपको पता है, सपोज करो आपने कोई नट बोल्ट लगाया, ठीक है ना, किसी प्लेट को फिक्स किया वाल में, और लोड थोड़ी उससे डिस्टेंस पे लग रही है, ठीक है ना, हट के लग रही है, उसके पैरेलल नहीं लग रही है, उसी के पास नहीं लग रही है, एक तरह समझ लो। सपोज करो, आगे मैंने एक डायग्राम बना रखा है, जैसे सपोज करो ये कोई प्लेट है, यहाँ पे एक नट है, बोल्ट है, यहाँ भी नट बोल्ट लगा हुआ है, और लोड, और इसमें क्या है, एक ब्रैकेट, आयरन की ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, सीट लगा दी, और लोड कहीं इधर लगा रहे हैं, इधर कहीं लोड लगा रहे हैं, और थोड़ी ऊपर होगी, हल्की सी इसके ऊपर होगी, इस नट के जस्ट ऊपर, बट इतनी डिस्टेंस होगी, इस तरह की सेंट्रिक लोड कहते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे लोडिंग सच एज वाल ब्रैकेट, ठीक है ना, ब्रैकेट लगता है, पिलर क्रेन्स, क्रेन्स के जो पिलर होते हैं उसमें सेंट्रिक लोड अप्लाई होता है, एक्सेट्रा। 3 टाइप के होते हैं। एक तो लिखा हुआ है, पहला है इसेंट्रिक लोड इन द प्लेन कंटेनिंग द बोल्ट्स, जो बोल्ट का प्लेन है उसके उसी के प्लेन में लोड अप्लाई हो रहा है। अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं या टॉप व्यू देखूं तो उसी में दिखेगा, ठीक है ना, उसी प्लेन में दिखेगा। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट, जो मान लो कोई बोल्ट है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। दूसरा है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट, ये जो बोल्ट हमारा इसके पैरेलल ही कोई फोर्स लग रहा है। तो 3 तरह के केसेस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इन प्लेन कंटेनिंग द बोल्ट्स, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट्स, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट्स। 3 केसेस हैं। न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, पहले थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद उसके इक्वेशंस डिराइव करेंगे, फिर उसी इक्वेशन को अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसेंट्रिक लोड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ बोल्ट्स। अब कैसे पता चलेगा कि बोल्ट जो है उसी के प्लेन में हमारा जो इसेंट्रिक लोड है वो अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, ये कोई क्या वाल है, ये वाल है, इसके ऊपर क्या किया मैंने, एक आयरन की पीस जिसका शेप इस तरह की है, जो शो कर रखा है मैंने डायग्राम में, ठीक है। इसकी कलर मैं चेंज कर देता हूं, ये वाली है, इस तरह की बनी हुई है। इस प्लेट में क्या, ये देखो, ये वाल है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, थोड़ा कम समझ में आएगा। ये देखो, ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट लगाई, तो ऐसे तो चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे नहीं, फास्टेनिंग हो नहीं पाएगी इसकी। तो देखो होल कर दिया यहाँ पे, देखो होल ऊपर वाली प्लेट में और नीचे वाली प्लेट में भी, इसमें भी ऊपर वाली प्लेट में भी और नीचे वाली प्लेट में भी, इसमें भी ऊपर वाले में भी, इसमें भी ऊपर नीचे। ये 4 भी हो सकते हैं, इवन नंबर में होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स हम इवन नंबर में लेते हैं, ऑड नंबर में भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग होल को बना सकते हैं, कितना बनाना है मुझे, 2 बनाना है, 3। देखो 4 बनाया है तो कुछ स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। देखो कॉर्नर्स पे है, देखो जैसे इसका एक पोर्शन ले लेते हैं, ये स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर के अंदर कॉर्नर के साइड में हमने होल कर दिया और फिर क्या, नट बोल्ट लगा करके इसे टाइट कर दिया। अब देखिए ये पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसका मतलब हम लोड यहाँ पे लगा रहे हैं कहीं नहीं। देखो यहाँ होल बनाया, इसका मतलब कोई रस्सी हो सकती है जिसके थ्रू वेट को हम क्या करेंगे, लटकाएंगे, बड़ा वेट लटकाएंगे, ठीक है ना। तो लोड यहीं पे आएगा, लोड क्या आएगा, इस पोर्शन पे परपेंडिकुलर आएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने क्या किया, ये एक ब्रैकेट के ऊपर या वाल के ऊपर एक प्लेट लगाया, इस प्लेट को क्या किया, वाल के साथ फिक्स किया, किसके थ्रू फिक्स किया, नट एंड बोल्ट के थ्रू फिक्स किया, और लोड कुछ दूरी पे लगा रहे हैं। इस देखो ये नट है, बोल्ट है, ये भी नट बोल्ट है, 4 नट बोल्ट है, इनसे कुछ दूरी पे लगा रहे हैं आप। इन प्लेन की बात कर रहा है, तो सपोज करो ये नट टूटा हुआ है, बोल्ट टूटा हुआ है, तो ये प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाली, ये प्लेन, ए प्लेन,
ए प्लेन ए प्लेन। तो देखो इधर से देखें तो इसको सुपर इम्पोज कराएं तो ये सारे के सारे जो ए फोर्स जो है इसी पे आ जाएगा। देखो ऐसे आ जाएगा, ऐसे जो रेड कलर का मैंने दिखाया है उसी तरह का आ जाएगा। और इसमें देखो डायग्राम जो मैंने शो कर रखा, देखो ये प्लेट फ्लैट प्लेट है, फ्लैट है, चिपकी हुई दीवार में ही है। इधर भी देखोगे तो दीवार के साइड में ही मिलेगी, इसी के साथ मिलेगी। ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दोगे तो इस तरह से ये इसी पे मिलेगी, इसी प्लेन में मिलेगी। तो सेम प्लेन शो कर रहा है यहाँ पे। अंशुल, अंशुल समझ में आ रहा कुछ? समझ में आ रहा है कैसे एक ही हाँ प्लेन सर, में थोड़ा है? वो हाँ थोड़ा आ ये रहा है सर। थोड़ा ही आएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें हाँ सर। न्यूमेरिकल हैं और थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो ये क्या देखना, ये वाल है कोई, इसके ऊपर हमने एक फ्लैट प्लेट लगा दी। अगर इस वाल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस साइड में तो देखो ये जो फोर्स लग रहा है कि इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में ऊपर वाला जो वाल है इसी प्लेन में है। तो ये जो हमें बोल्ट दिख रहा है, बोल्ट का पोर्शन वो सर्कुलर है, तो ब्लैक वाला जो पोर्शन है उस पर रेड वाले एरो से मैंने शो कर रखा। देखो सुपर इम्पोज कराते हैं तो यहाँ पे उसी के प्लेन में आ जाएगा। तो सेम प्लेन में, ये डिफरेंस समझना है कि किस प्लेन में है, सेम प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में है। अब देखो ये फोर्स इन्होंने लगाया तो ये फोर्स क्या होगा, ये जो 4 बोल्ट हैं 4 पे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये सपोज करो 12 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आपने लगाया तो 3-3 का ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 इस पे आ जाएगा, 3 इस पे आ जाएगा, 3 इस पे आ जाएगा, 3 इस पे आ जाएगा। तीनों को जब सम करोगे आप तो 12 आ जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं और देखो ये ब्रैकेट जो हमें है, ये पोर्शन देखते हैं, इतना पोर्शन क्यों देखना है आपको, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो मिल रहा है सीजी बिल्कुल सेंटर में मिलेगा यहाँ पे। ये पोर्शन सीजी, इन चारों बोल्ट का जो सीजी है यहाँ पे, या प्लेट का सीजी जो मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा। वैसे कहते हैं कि जो बोल्ट लगे हुए हैं उन्हीं से देखना होता है। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इनकी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिख रही है आपको, ठीक है ना। पहले तो सीजी निकालेंगे, डायमेंशंस दिए होंगे, ए डायमेंशन दिया होगा, ए डायमेंशन दिया होगा, सीजी निकालेंगे हम। लेंथ दिया होगा और हाइट दिया होगा, सीजी निकालेंगे। ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना। अब सीजी से सपोज कर लिया हमने पहले वाले बोल्ट की डिस्टेंस जो है R1 है, दूसरे वाले बोल्ट की डिस्टेंस R2 है, तीसरे वाले बोल्ट की डिस्टेंस R3 है, चौथे वाले बोल्ट की डिस्टेंस R4 है। ये हम अपने अकॉर्डिंग ये नोटेशन दे लेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो एसेंट्रिक लोड अप्लाई हो रहा है, उसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, स्मॉल लेटर ई से रिप्रेजेंट किया है मैंने डिस्टेंस को। इसेंट्रिक लोड लग रहा है तो डिस्टेंस को भी ई से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसेंट्रिक डिस्टेंस हो गया है। तो इस सीजी के अबाउट जो मोमेंट मिलेगा हमें, P मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P मल्टीप्लाई ई, तो P मल्टीप्लाई ई ये मोमेंट हो जाएगा। अब एक चीज और देखने वाली बात है इसमें, जब ये लोड हमने लगाया, लोड लगाया तो ये घूमने की कोशिश करेगा इस तरह से क्लॉकवाइज, बट घूम नहीं पाएगा क्योंकि बोल्ट से हमने टाइट कर रखा है। तो क्या होगा कि 2 तरह के शियर फोर्सेस इस पे अप्लाई होंगे। पहला है प्राइमरी शियर फोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी शियर फोर्स। अब देखो ऐसे आपने देखो ये लोड लगाया आपने तो इसी प्लेन में है, क्योंकि बोल्ट के प्लेन में है, तो एक देखो रेड वाला जो मैंने एरो बनाया है ये लोड भी आएगा। और इस तरह से कोई सर्कुलर पोर्शन है, इसी के प्लेन में कोई लोड आ रहा है तो शियर होगा। पता है प्लेन के पैरेलल जो भी लोड आता है वो शियर की कैटेगरी में आता है, इसे प्राइमरी शियर कहते हैं। तो लोड P दिया हुआ है, अगर n नंबर ऑफ बोल्ट हैं तो n से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, P डिवाइडेड अपॉन n, तो सब पे लगने वाले फोर्सेस आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया 12 किलो न्यूटन था तो सब पे 3-3 आएंगे। तो वैसे यहाँ पे सपोज करो P लोड है और टोटल नंबर ऑफ बोल्ट n है, तो डिवाइडेड अपॉन n, तो एक पर लगने वाला प्राइमरी शियर फोर्स P1 डैश मैंने ये जूम कर लिया है, ठीक है ना। तो ये P1 डैश हो गया।
इस पे P1 डैश होगा, इस पे P2 डैश होगा, इस पे P3 डैश होगा, P4 डैश, बट चारों बराबर होंगे। सीधी सी बात है, मैंने बताया 12 किलो न्यूटन इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो 3-3 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो बराबर ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने शो कर रखा है डायग्राम में। अब देखिए, अब ये क्या होगा, देखो इस तरह से भी टूट सकता है, जैसे इस लोड की वजह से तुरंत सडन नीचे आ जाए, ये ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट नीचे आ जाए। और दूसरा है ट्विस्टिंग की वजह से भी टूटने की संभावना, जैसे मोमेंट लगेगा तो ये बोल्ट क्या होगा, बोल्ट में ट्विस्टिंग होगा तो टूटने की कोशिश करेगा, ये ऐंठ के टूटने की कोशिश करेगा, ऐंठन की वजह से टूटेगा। तो हमने यहाँ पे फोर्सेस दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे P1 यहाँ पे डैश, P1 डैश है, यहाँ पे P1 डबल डैश लिख दिया मैंने। मतलब ये जो लाइन है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बोल्ट की जो डिस्टेंस, इसके परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, जिसे कहते हैं सेकेंडरी शियर फोर्स कहते हैं, जिसे कहते हैं सेकेंडरी शियर फोर्स। और ये क्या होगा, ये जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और बोल्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसके परपेंडिकुलर आएगा, तभी ये घूमने की कोशिश करेगा, बोल्ट ऐंठन होगा, इसमें ट्विस्टिंग होगी, टूटने की कोशिश करेगा, तो इसे सेकेंडरी कहते हैं। तो देखो सब में मैंने शो कर रखा है, इसमें देखो ये नीचे वाले डायग्राम में आप देखो, P1 पहले वाले बोल्ट में P1 डैश, दूसरे वाले बोल्ट के दूसरा है इसलिए P2 डैश हो गया, P2 डबल डैश हो गया, तीसरे वाले में P3 डबल डैश। तो P1 डबल डैश तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है P1 डैश निकाल लिया हमने, P1 डबल डैश निकालना है, सॉरी। तो आप कैसे निकालोगे, अब देखो इसको निकालने के लिए फिर आगे चलते हैं, क्या है, देखो ये जो मोमेंट डेवलप हो रहा है, इसी मोमेंट की वजह से इसमें रोटेशन या ऐंठन होने की वजह से बोल्ट में टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये जो मोमेंट होगा P मल्टीप्लाई ई, इन जो सेकेंडरी शियर फोर्सेस हैं, सेकेंडरी शियर फोर्सेस जो P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 डबल डैश, P4 डबल डैश का, इस फोर्सेस का जो मोमेंट आएगा उसका समेशन लेंगे तो वो पूरा जो मोमेंट आ रहा है इस आउटर एक्सटर्नल लोड, इसेंट्रिक लोड की वजह से उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने शो कर रखा है PE, ये हो गया टोटल मोमेंट, इस फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स जो इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से है, और साथ साथ में जो सेकेंडरी शियर फोर्स है उनके मोमेंट का समेशन ले लिया। तो देखो यहाँ पे कैसे, P1 डबल डैश मल्टीप्लाई R1, एक मोमेंट ये हो गया, दूसरे बोल्ट के लिए P2 डबल डैश मल्टीप्लाई R2, ये हो गया, P3 डबल डैश मल्टीप्लाई R3, ये मोमेंट हो गया, P4 डबल डैश मल्टीप्लाई R4। तो इनको जोड़ दिया मैं, जो सेकेंडरी शियर फोर्स है उन्हीं का मोमेंट ले लिया और समेशन ले लिया, तो जो हमारे पास P की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट डेवलप हो रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं, जो ये फोर्सेस लग रहे हैं सेकेंडरी फोर्सेस, उसके वजह से देखो ये फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं, CG से ले रहे हैं, तो यहीं पे रोटेट कराने की कोशिश करेगा ये भी सेकेंडरी शियर फोर्स। तो इस वजह से PE इज इक्वल टू P1 डबल डैश R1, P2 डबल डैश R2, P3 डबल डैश R3, P4 डबल डैश R4। तो ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन हो गया। अब एक चीज और देखिए आप इसमें, अगर R1 ये जो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतने ही P1 डबल डैश मल्टीप्लाई R1 की जो मोमेंट होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम दूसरे वे में कह सकते हैं P1 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जो है ये जो डिस्टेंस दिया हुआ R1 के प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको कहना है, ठीक है ना, एज्यूम कर लेना है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने सेकेंडरी सी है, क्योंकि हमने P1 डबल डैश का पता ही नहीं है, P1 डबल डैश का पता ही नहीं है, P2 डबल डैश का पता नहीं है, P3 डबल डैश का पता ही नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि जो ये डिस्टेंस मिल रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज एज्यूम दैट सेकेंडरी शियर फोर्स इन एनी बोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये जो इसकी डिस्टेंस मिल रही है सेकेंडरी शियर फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे।
ठीक है, ये हो गया P1 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, P2 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, P3 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, ऐसे P4, P5, P6 ये सारे होते जाएंगे। अब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट आगे की तरफ ऐड करना होता था, जैसे यहाँ पे कर दिया इन्होंने, C लगा दिया, इक्वल टू लिख दिया। ऐसे इसके लिए, वैसे